हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिधा गुरु। हम सब अपने बचपन में एक शरारत ज़रूर किए होंगे। क्या शरारत? ये वो शरारत जो हर एक छोटा बच्चा ज़रूर करता है। दूसरों के घर की घंटी बजाकर भाग जाना, है ना? सब करते हैं, मैंने भी किया है, बहुत मज़ा आता था। तो आज मैं आप लोगों को ये बचपन की शरारत क्यों बता रही हूँ? आप लोग सोच रहे होंगे ना कि मैम आज आप ये बचपन की शरारत के बारे में क्यों बता रही है? आज मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम पढ़ेंगे कि कैसे वो घंटी बजता है। मतलब जो डोरबेल होता है वो एक स्विच के प्रेस करने पर कैसे बजने लगता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे को एक स्विच के ऑन करने से बल्ब फटाक से ऑन हो जाता है, कैसे हमारा प्रेस जिससे हम अपने कपड़े को प्रेस करते हैं वो गर्म हो जाता है, कैसे टोस्टर में ब्रेड को डालते ही वो ब्रेड टोस्ट होकर निकल जाता है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। आज का जो टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ये देखेंगे। सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग या फिर इलेक्ट्रिसिटी के कंपोनेंट्स जो होते हैं उसमें हम क्या क्या सिंबल्स का यूज़ करते हैं, क्यों सिंबल्स का यूज़ करते हैं, वो देखेंगे। देन सर्किट डायग्राम देखेंगे, सर्किट का डायग्राम कैसे बनाया जाता है। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि मैंने बताया ना कि वो प्रेस गर्म कैसे हो जाता है, टोस्टर में ब्रेड कैसे टोस्ट हो जाता है, ये सारा जो है वो हीटिंग इफेक्ट्स के बारे में बताता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर कुछ देखेंगे इनकैंडेसेंट बल्ब्स, सेफ्टी डिवाइसेस जैसे फ्यूज़ हो गया, एमसीबी हो गया, ये सारे देखेंगे। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कैसे कोई भी कंपोनेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक बेल, जो हम बजाकर भाग जाते थे बचपन में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा चार्ज, कि चार्ज क्या होता है। हम सब जानते हैं कि जो कोई भी मैटर होता है या कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत छोटे 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 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, और उन छोटे छोटे कंपोनेंट्स को कहा जाता है एटम्स, ठीक है। जैसे ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है, और इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, राइट। ये सब छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। यही जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं इसको हम कहते हैं एटम्स। अब थोड़ा सा और इसके अंदर जाते हैं कि एटम्स जो होता है वो सिर्फ एटम, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हम नहीं बोल रहे, ठीक है। उससे पहले ये जो एटम है ये 3 तरीके की चीज़ों से मिलकर बना होता है, और वो 3 तरीके की चीज़ें क्या होती है। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है और न्यूट्रॉन क्या होता है, ऐसे समझते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी अगर अगर हमें बोला जाए कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन से हमारे दिमाग में फटाक से क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। देन प्रोटॉन, प्रोटॉन उसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। P फॉर प्रोटॉन एंड P फॉर पॉजिटिव। प्रोटॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। देन फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल यानी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है। तो मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, ये समझ आया, चार्ज, तो इसी को कहते हैं चार्ज। अब इलेक्ट्रिक करंट, करंट से क्या पता चलता है, करंट का मतलब होता है फ्लो। किसी भी चीज का फ्लो हो तो हम उसको करंट बोल सकते हैं। तो जैसे वाटर का फ्लो होगा तो हम उसे वाटर करंट बोलेंगे, एयर का फ्लो हो रहा है तो हम उसे एयर करंट बोल रहे हैं। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस का जब फ्लो होता है
तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब क्या सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल सकते हैं? नहीं। थोड़ा सा इसको 1 मिनट में जल्दी से समझते हैं क्या होता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है, इसके फ्लो से जो कंस्टिट्यूट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन नेगेटिव चार्ज भी सारा नेगेटिव चार्ज नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता। इसमें भी जो नेगेटिव चार्ज होना चाहिए उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है जल्दी से समझते हैं, ठीक है। ये एक एटम है, ठीक है, ये एक एटम है। अब एटम के जो बीच में होता है वहां होता है न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन कुछ कुछ मेटल्स में ऐसे होते हैं ना कि जो सारा इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ चक्कर नहीं लगा पाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर घूमते रहते हैं, फ्री रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। तो ये जो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं इन्हें कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन्हीं के मूवमेंट की वजह से जो कंस्टिट्यूट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम लोग ऐसा सम अप करके बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है? कहीं भी अगर रेट लगा होता है ना तो इसको हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चार्ज का फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से, ठीक है। जैसे हम लोग स्पीड को V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I से। जब और चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं Q से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। तो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें क्या है, वही इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज Q अपॉन T। अब देखो हर चीज का तो SI यूनिट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट का भी SI यूनिट होगा ही। चार्ज का जो SI यूनिट होता है, जैसे हम लोग अगर स्पीड का SI यूनिट निकाल रहे हैं मानो, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। वैसे ही चार्ज होता है Q अपॉन T, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट होता है Q अपॉन T। तो जो Q है ये चार्ज है, तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है चार्ज के यूनिट को कहते हैं कूलम्ब, ठीक है। और टाइम का तो सेकंड, तो चार्ज अपॉन टाइम इज कूलम्ब बाय सेकंड, और इसी को कहते हैं एम्पियर। एम्पियर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, दैट इज कूलम्ब पर सेकंड। तो अभी तक हम क्या समझे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ठीक है। क्लियर है इतना? अब हम देखते हैं सिंबल्स, कि हम लोग सिंबल्स का क्यों यूज करते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर हमें इलेक्ट्रिक, मान लीजिए बल्ब दिखाना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है, फॉर एग्जांपल एक सर्किट बनाना है जिसमें बल्ब है, स्विच है, वायर है, ये सब कुछ है। तो क्या सब कुछ लाना और यहाँ पे उसको ऐसा शो करना, ये बहुत ही ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा। तो वो हटाने के लिए, वो क्लमजीनेस को हटाने के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम लोग सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो सिंबल्स हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स में यूज़ करते हैं वो होता है पहला कि सेल को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है बल्ब को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देन स्विच, अगर स्विच ऑन पोजीशन में है
ऑन पोजीशन में अगर स्विच है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा, अगर स्विच ऑफ पोजीशन में है तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होगा। और ये है बैटरी। बैटरी का क्या मतलब हुआ? बैटरी यानी कलेक्शन ऑफ सेल्स, मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स को अगर हम एक साथ कंबाइन कर दे देन इट इज नोन एज बैटरी। तो बैटरी को हम लोग सेल का एज ए कलेक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या है? वायर। तो वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझते हैं, राइट। क्या है पहला? सेल। सेल क्या होता है? सेल जो हम लोग ऐसे ये रिमोट में जो सेल यूज किया जाता है, ठीक है, वो सारा क्या हो गया? सेल। सेल में दो तरीके का होता है साइन, ऐसा इसका डायग्राम होता है, ठीक है। एक होता है शॉर्ट लेंथ का, एक लाइन बनाते हैं वर्टिकल लाइन, और एक लॉन्ग वर्टिकल लाइन बनाते हैं, और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं ऐसा एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। ये जो शॉर्ट वाला लाइन है, शॉर्ट एंड थिक, शॉर्ट एंड फैट, ओके, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कंपोनेंट। नेगेटिव साइड है ये। सेल का जो नेगेटिव वाला साइड होता है वो है ये शॉर्ट वाला, और ये जो लॉन्ग वाला है इसको कहते हैं पॉजिटिव साइड। ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, और ये पूरा एक सेल का सिंबल है। तो हम लोग कहीं भी अगर सेल के सिंबल को रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा भारी भारी सा सेल बनाने से अच्छा है एक ऐसा भारी सा सेल बनाओ। तो इतना भारी सा सेल बनाने से अच्छा है कि हम एक सिंपल सा सिंबल में रिप्रेजेंट कर दें, ये हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। जैसे हम लोग सेल में भी देखते हैं ना, उसका दो साइड रहता है, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो जो थोड़ा उठा हुआ रहता है ना, अपलिफ्टेड पोर्शन जो रहता है थोड़ा सा, जैसे ये वाले सेल में देखो, ये वाले सेल में क्या है, इधर का पोर्शन थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, ये इधर थोड़ा सा, तो ये जो साइड है ये है पॉजिटिव साइड। और जो दूसरे साइड ये जो पूरा एकदम चिपका हुआ रहता है, जिसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी अपलिफ्टमेंट नहीं रहता, वो एकदम समतल होता है, उसको कहते हैं नेगेटिव साइड ऑफ द सेल। तो वही है, ये जो थिक और शॉर्ट है इसको कहते हैं नेगेटिव साइड, और ये जो लॉन्ग और थिन है इसको कहते हैं पॉजिटिव साइड। तो ये हो गया सेल। नेक्स्ट है बैटरी। अभी मैंने आप लोगों को बताया बैटरी क्या होता है। बैटरी का मतलब होता है सेल को कंबाइन कर दो, मतलब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, ऐसा सेल्स को जोड़ देते हैं। मोर देन टू सेल्स, टू और मोर देन टू सेल्स को अगर हम एक साथ जोड़ दें देन इट कॉन्स्टिट्यूट अ बैटरी। जैसे इसमें क्या किया गया है, एक सेल ये और एक सेल ये, दोनों को जोड़ दिया गया। अब सेल को हम ऐसे ही नहीं जोड़ सकते जैसे तैसे, नहीं, एक का पॉजिटिव साइड दूसरे के नेगेटिव साइड से अटैच्ड होना चाहिए, या फिर एक का नेगेटिव साइड दूसरे के पॉजिटिव साइड से अटैच होना चाहिए। जैसे यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका पॉजिटिव साइड इसके नेगेटिव साइड से अटैच्ड है। तो ये क्या कंस्टिट्यूट कर गया, ये बन गया एक बैटरी, ठीक है, ये बन गया एक बैटरी। एक तो हम लोग ऐसे इसको जोड़ सकते हैं, और दूसरा हम इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। ये किस तरीके से जोड़ा गया, सेल को ऐसे हम लोग पैरेलली रख दिए हैं, और इसको जोड़ने के लिए यहाँ का देखिए, यहाँ का पॉजिटिव साइड यहाँ के नेगेटिव साइड से अटैच किया गया है, राइट, और फिर यहाँ का पॉजिटिव साइड यहाँ के नेगेटिव साइड से अटैच किया गया, फिर यहाँ का पॉजिटिव साइड यहाँ के नेगेटिव साइड से अटैच किया गया है। इस तरीके से हम बैटरी को जोड़ सकते हैं। तो बैटरी बनाने के लिए हम सेल को इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं और इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। और ये किस चीज़ से जोड़ा गया है, ये जिस चीज़ से जोड़ा गया है वो है वायर, है ना। वायर से हम लोग ऐसा बैटरीज बना सकते हैं सेल्स को जोड़ जोड़ के, ठीक है। पहला था सेल, सेल समझ आ गया। देन दूसरा बैटरी, बैटरी भी क्लियर है। अब तीसरा है बल्ब। बल्ब क्या होता है, बल्ब इज जो हमको लाइट दे रहा है ना। तो इस तरीके का बल्ब बनाना हर जगह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, है ना। अगर किसी का ड्राइंग अच्छा नहीं हो और बोलेगा उसको कि अच्छे से बल्ब बनाओ, तो उसके लिए तो दिक्कत है ना भाई। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, बल्ब का एक सिंबल बना दिया। सिंबल क्या है बल्ब का, ये है बल्ब का सिंबल, ठीक है। ये बल्ब का सिंबल है, बहुत इजी सा सिंबल है, कोई भी बहुत आसानी से बना सकता है। जब यहाँ पे ऐसा रेज दे देंगे ना, मतलब ये बल्ब ऑन पोजीशन में है, मतलब इस बल्ब से लाइट एमिट हो रहा है। और अगर हम
बस ऐसे बना के छोड़ दिए, मतलब ये बल्ब ऑफ में है, ठीक है, मतलब इससे लाइट एमिट नहीं हो रहा, ठीक है, बल्ब समझ आ गया। फिर है वायर। वायर इज वेरी सिंपल, कोई भी चीज़ को कनेक्ट करने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए जिस चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं वायर। तो अब क्या वायर हम ऐसा बड़ा बड़ा सा बनाएंगे किसी भी डायग्राम में? नहीं, वायर को हम सिंपली एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं विदाउट एनी ब्रेकेज, है ना, ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो वायर कनेक्ट ही नहीं करेगा पूरे कंपोनेंट्स को, राइट। तो वायर क्या हो गया, वायर का यूज़ कहाँ हो रहा है? वायर का यूज़ हो रहा है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने में, ठीक है, वायर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट क्या होता है? एन अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब ऐसा अरेंजमेंट डिवाइस का, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का ऐसा अरेंजमेंट जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो हो सके, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे ये वाला देखिए, इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि ये बल्ब है, ये वायर है रेड वाला, ये एक सेल है, और ये क्या है? ये एक स्विच है, ठीक है। ये है बल्ब, ये है सेल, ये है वायर, और ये क्या है? ये है स्विच। अब ये सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट किया गया है। अब इसमें देखने वाली चीज़ क्या है? इसमें देखने वाली चीज़ ये है कि ये जब स्विच है, स्विच को जब हम ऑफ कर दे रहे हैं, ऑन कर दे रहे हैं, मतलब स्विच को जब हम कनेक्ट कर दे रहे हैं, ऑन के पोजीशन में कर दे रहे हैं, देन ये क्या हो जा रहा है? ये बल्ब ऑन हो जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो बल्ब ऑन हो जा रहा है, लेकिन जब स्विच ऑफ हो गया तो बल्ब भी ऑफ हो गया। देख रहे हैं ना कितना जल्दी जल्दी हो रहा है? स्विच ऑन है, बल्ब ऑन, स्विच ऑफ है, बल्ब ऑफ, ठीक है। तो ये पूरा जो है वो क्या दिखा रहा है? एक अरेंजमेंट है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का एक अरेंजमेंट है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, एंड दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया? इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली, ठीक है। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो कर सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम, पहला ये डायग्राम है, दूसरा ये डायग्राम है, इसको चलिए हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है। ये हम किए बैटरी सेल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पे ये क्या हो गया? ये एक बल्ब है, और हम यहाँ पे स्विच लगा दिए, ठीक है। ये क्या है? ये है बल्ब, ये है सेल, ये है स्विच, और ये क्या है? ये है वायर। तो अब ये क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है, स्टिल नॉट कंप्लीटेड। स्विच को ऑन या ऑफ कुछ पोजीशन हमें दिखाना होगा। तो अगर स्विच को हमको ऑन पोजीशन रखना है तो हमको सिंपली बस इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट कर देना है। तो ये क्या हो गया? स्विच इन ऑन पोजीशन, ठीक है। और अगर हमें स्विच को ऑफ पोजीशन दिखाना है तो फिर से हम वही करेंगे, एक सेल के साथ एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और स्विच को बनाएंगे इन ऑफ पोजीशन। और ऑफ पोजीशन के लिए क्या करते हैं? ऑफ पोजीशन के लिए इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे स्विच ऑन पोजीशन है तो यहाँ पे क्या होगा? बल्ब विल ग्लो, यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा, तो हम इसको ऐसे दिखा देंगे। और यहाँ पे क्या है? स्विच यहाँ पे है ऑफ पोजीशन पे, तो क्या यहाँ बल्ब ग्लो करेगा? यहाँ पे बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना, बहुत ही सिंपल है। एक दो बार अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम में क्या क्या चीज़ का ज़रूरत हुआ? एक सेल का, वायर का, स्विच का एंड बल्ब का, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब
ये एक टॉर्च है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट इसमें बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ये एक बल्ब है, ये जो पोर्शन है ये है बल्ब। इधर वायर से, वायर को कनेक्ट किया गया है किससे, यहाँ पे ये क्या है, ये है स्विच, ठीक। और ये जो है सेल्स, सेल्स यानी इसको हम बैटरी भी बोल सकते हैं। इसमें क्या हुआ है कि एक, क्या ये सर्किट कंप्लीट है? सर्किट के कंप्लीट होने का क्या मतलब है, कहीं भी किसी तरह का कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए सर्किट में, ठीक है। जैसे ये ऑफ पोजीशन पे देखो, यहाँ पे एक ब्रेकेज हो जा रहा है, तो इसको जो बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट सर्किट। लेकिन यहाँ पे जब ये स्विच ऑन पोजीशन है तो कहीं भी किसी भी तरीके का ब्रेकेज नहीं है, तो इसको ही हम बोलेंगे कंप्लीट सर्किट। तो ये टॉर्च का जो सर्किट बना हुआ है, क्या इसमें सर्किट कंप्लीट है? ये देखते हैं, ये बल्ब है, ठीक है, इसके साथ स्विच कनेक्टेड है। अगर ये स्विच ऑन पोजीशन में है तो ये पूरी तरीके से सर्किट कंप्लीट है, सर्किट में कोई ब्रेकेज नहीं है। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कनेक्टेड है। कभी भी पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं कनेक्ट करना है। कनेक्ट हमेशा कैसे होगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट सर्किट है। तो जब ये स्विच यहाँ पे ऑन हो जाएगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा, जब स्विच ऑफ रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। क्लियर है इतना इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या वो चीज़ें होती हैं या फिर क्या क्या वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, इन सब के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कभी पास नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी पास जिन जिन चीज़ों से करता है, they are known as conductors. Materials such as copper, aluminum, silver, etc. that allow the passage of electricity is known as conductor. Conductor क्या होता है कि any materials that allow the passage of electricity, जैसे हम लोगों ने heat chapter में पढ़ा था कि any materials that allow the passage of heat that is known as conductor. तो उसी तरीके से any materials that allow the passage of electricity that is known as conductor, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज को अलाउ नहीं करता है, the materials that do not allow the passage of electricity, they are known as non-conductors or insulators, same as heat. heat में भी यही पढ़े थे कि the materials that do not allow the passage of heat through them are known as insulators. तो वैसे ही the materials that do not allow the passage of electricity is known as insulators or non-conductors. तो conductors का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेटल्स, जितना भी मेटल्स होगा ऑलमोस्ट सब क्या होगा, कंडक्टर्स होगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, ठीक है। और इंसुलेटर में क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, रबर हो जाएगा, ये सब क्या है, इंसुलेटर, ठीक है। क्लियर है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ऐसे नाम से ही समझ आता है, रेजिस्ट करना, वो किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करता है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस, रेजिस्ट किसको करेगा, इलेक्ट्रिक करंट को। तो कोई भी ऐसा मटेरियल जो इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करता है, दैट मटेरियल इज नोन एज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। मतलब क्या हो रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को वो रेजिस्ट कर रहा है। अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में हम रेजिस्टेंस पुट कर दे रहे हैं, रेजिस्टेंस उसमें अगर लगा दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो उसके फ्लो को कम कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को थोड़ा कम कर देगा। तो और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी के टर्म में देखेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी के टर्म में क्या होता है कि रेजिस्टेंस जो होता है, इट मेजर्स द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। कंडक्टर के थ्रू जो फ्लो ऑफ करंट दिया जाता है, करंट का फ्लो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस क्या करेगा, उसको उसके ऑपोजिशन को मेजर करेगा कि कितना कम फ्लो हो पा रहा है, उससे कितना कम वहाँ से फ्लो हो पा रहा है, दैट इज मेजर्ड बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, हायर द रेजिस्टेंस लोअर इज द करंट। अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उससे करंट बहुत कम फ्लो करेगा। जैसे
जो इंसुलेटर्स होता है उससे करंट क्यों नहीं फ्लो कर पाता है? इंसुलेटर से करंट इसीलिए नहीं फ्लो कर पाता है क्योंकि इंसुलेटर्स का रेजिस्टेंस बहुत 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 हाई होता है, ठीक है। लेकिन कंडक्टर से करंट क्यों फ्लो कर पाता है? कंडक्टर से करंट इसीलिए फ्लो कर पाता है क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। तो अगर हम बोलें कि रेजिस्टेंस और करंट में कैसा रिलेशन है, तो क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस एंड करंट आर इनवर्सली रिलेटेड। इनवर्सली रिलेटेड का क्या मतलब होता है कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। मतलब इसको हम लोग स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, करंट एंड रेजिस्टेंस आर inversely related to each other। करंट और रेजिस्टेंस क्या होता है? एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होता है, और उसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे बताती हूँ मैं अभी। उसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे करंट is inversely proportional to resistance। ठीक है, करंट क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ठीक है, मतलब अगर रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी का बढ़ रहा है या किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो उससे करंट कम फ्लो होगा, और अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो उससे करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो सबसे ज़्यादा जिसमें कंडक्टिविटी होता है, मतलब ऐसा मेटल जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ये सब का जो रेजिस्टिविटी होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है, ये सब का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। तो इस अगर हम गोल्ड और सिल्वर का वायर्स बनाएंगे तो उससे करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगा। लेकिन क्या ये अफोर्ड करना पॉसिबल है कि हम लोग अपने घर का जो वायरिंग कर रहे हैं वो गोल्ड के वायर और सिल्वर के वायर से करें? ये तो पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कॉपर वायर। कॉपर वायर का हम लोग यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि कॉपर वायर अफोर्डेबल भी है और वो अच्छा खासा कंडक्टिविटी भी शो करता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस उतना भी ज़्यादा नहीं होता कि उससे करंट फ्लो होने में दिक्कत हो। ठीक है, तो ये समझ आया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर्स द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर। ये कंडक्टर के फ्लो ऑफ करंट में जो ऑपोजिशन ऑफर करता है उसको मेजर करता है। हायर द रेजिस्टेंस लोअर इज द करंट। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसमें से एक है लेंथ और थिकनेस। लेंथ और थिकनेस मतलब अगर जो वायर है उसके लेंथ और उस वायर का थिकनेस उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि उस बॉडी का रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी हम इलेक्ट्रिक करंट देखें। अब मैंने आपको बताया था ना कि प्रेस जो हम लोग करते हैं, अपने कपड़ों को प्रेस करते हैं तो आयरन जो रहता है वो गर्म हो जाता है। जब हम उसमें उसको इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं, मतलब जब हम उसके प्लग को स्विच बोर्ड में लगाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है कि ऐसा बॉडी अगर हम उससे उससे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा रहे हैं देन दैट बॉडी गेट्स हीटेड। वो बॉडी हीट करने लगता है। जैसे हम लोग सबसे जो कॉमन एग्जांपल देखते हैं वो आयरन। आयरन में जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, आयरन यहाँ लोहा नहीं है, ये प्रेस, ये आयरन, इसमें जब हम स्विच बोर्ड में लगाएं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है तो ये वाला जो सरफेस है ये हीट हो जाता है। ये क्यों हो पा रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास करता है लाइक अ हाई रेजिस्टेंस वायर, लेकिन वो कंडक्टर कैसा होना चाहिए? वो कंडक्टर होना चाहिए हाई रेजिस्टेंस वायर।
हीटिंग इफेक्ट किस में शो कर रहा है, किस तरीके के कंडक्टर में शो कर रहा है, वैसा कंडक्टर में शो कर रहा है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो और उससे करंट बहुत कम फ्लो करे, ठीक है। तो द कंडक्टर बिकम्स हॉट एंड सम टाइम इट प्रोड्यूसेस हीट। तो क्या होता है, जब हम हाई रेजिस्टिव वायर से, हाई रेजिस्टेंस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं ना, तो वो जो वायर होता है या फिर वो जो कंडक्टर होता है वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, जैसे ये आयरन में हो रहा है। नॉर्मल जो हम लोग रूम हीटर रहता है, ठीक है, रूम हीटर में भी यही सीन होता है। रूम हीटर में क्या हो रहा है कि जब हम उससे इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास कराते ही उसका जो कॉइल्स होता है, उसका जो वायर्स होता है जो हीटर में लगा रहता है, वो रेड हॉट हो जाता है ना, और उससे गरम गरम हीट निकलता है। तो वो भी क्या है, वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एक एग्जाम्पल है। और उसमें जो वायर यूज करा जा रहा है वो भी कैसा वायर है, हाई रेजिस्टेंस वायर है। तो हमको क्या याद रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने के लिए, जो हम लोग नॉर्मल डेज में अपना इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं जिससे हमारे घरों में वायरिंग होती है, उसके लिए हम कैसा वायर यूज करेंगे, लो रेजिस्टिव वायर जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ताकि उससे से ज़्यादा करंट पास हो सके। लेकिन जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को दिखाना हो, जब हमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को शो करना है, तो उसमें हम कैसा वायर यूज करेंगे, उसमें हम हाई रेजिस्टेंस वायर यूज करेंगे, क्योंकि उसमें करंट के फ्लो को कम करना है और हीट को बढ़ाना है। तो हीट को बढ़ाने के लिए उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। जैसे डेली लाइफ में ये हो गया क्या, रूम हीटर। रूम हीटर में भी यही हो रहा है। रूम हीटर में क्या हो रहा है, ये जो वायर है अंदर का, ये जो कॉइल है, ये क्या हो जा रहा है, रेड हॉट हो जा रहा है जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं। और ये जब रेड हॉट होगा तो इससे बहुत सारा हीट प्रोड्यूस होगा। फिर ये क्या है, गीजर। गीजर में भी क्या हो रहा है, गीजर में भी पानी गर्म हो रहा है। पानी गर्म क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बल्ब में ये जो फिलामेंट यूज किया जाता है, ये जो फिलामेंट है ये भी हॉट हो जाता है ना, जो हम लोग नॉर्मल बल्ब्स का यूज करते थे पहले, जिसे येलो येलो कलर का लाइट आता था, वही। तो उसमें क्या होता था, फिलामेंट रहता था। तो वो फिलामेंट भी क्या हो जा रहा है, वो फिलामेंट भी हॉट हो जाता था, गर्म हो जाता था, तभी तो बल्ब बाहर से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। तो ये भी क्या चीज शो कर रहा है, ये भी जो प्रॉपर्टी शो कर रहा है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर टोस्टर, ब्रेड टोस्टर, जब हम इसमें ब्रेड डालते हैं तो ये टोस्ट होके बाहर निकल जाता है। तो ये टोस्ट कैसे हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट शो करता है। कैसे करता है इसको हम अभी देखेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे शो कर रहा है और इसका क्या बेनिफिट्स हो रहा है, इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प्स, जो CFL, जो हम अपने घरों पे लाइट्स का यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प CFL इज अ फ्लोरेसेंट लाइट बल्ब दैट रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कैन बी फिक्स्ड इन दी ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर्स। क्या होता है, जो हम लोग पहले अपने घरों में लाइट्स का यूज़ करते थे, जो येलो येलो कलर का लाइट निकलता था उससे, और जो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था, तो वो क्या हो रहा है, हम बल्ब्स का यूज़ क्यों कर रहे हैं, लाइट के प्रोडक्शन के लिए, ताकि उससे हमें लाइट मिल सके। क्या बल्ब हम लगाते हैं इसलिए कि उससे हमें हीट मिल सके, नहीं। बल्ब और हीट का तो कोई रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हम उन बल्ब्स का यूज़ करते थे ना, उन बल्ब्स में क्या होता था, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता था। तो वहाँ पे बल्ब में जो हीट का रिलीज है वो क्या है, जस्ट अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी, है ना। बल्ब में हीट का रिलीज वेस्ट ऑफ एनर्जी है। बल्ब तो हमें लाइट के लिए चाहिए होता है, हीट के लिए नहीं। तो इसीलिए क्या होता था, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होता था, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता था। तो फिर किसका इन्वेंट हुआ, CFL का। CFL से क्या होता है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम, बहुत कम एनर्जी वेस्ट होता है। ये ना उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उतना ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करता है, और इसका ड्यूरेबिलिटी भी उस बल्ब के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग अब अपने घरों में ये CFL या जो LED लाइट्स होता है, जो सेम
इसी पर्पस के लिए, ताकि हमारा एनर्जी कंजर्व हो सके, एनर्जी बचा सके। तो इन बल्ब्स का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारा एनर्जी बच सके, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, वही है, CFL uses 25 to 35% लेस एनर्जी देन द इनकैंडेसेंट बल्ब्स। जो CFL है, जो हम लोग पहले बल्ब्स का यूज़ करते थे, उसको कहते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब्स। तो इनकैंडेसेंट बल्ब्स के कंपैरिजन में 25 to 35% कम एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, इतना क्लियर है, CFL क्लियर है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है। हमारे घरों में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? सबको कहीं ना कहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगता है, अचानक से हाई वोल्टेज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज उस पैसेज को कट कर देता है और पूरे घर की बिजली गुल, है ना। लेकिन वो बिजली गुल होना ज़रूरी है, क्यों? ताकि डैमेज से बच सके। नहीं तो हमारा अगर अचानक से हाई वोल्टेज पास होने लगेगा, और हाई वोल्टेज पास होने लगेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ये सब जो यूज़ करते हैं, वो अचानक से शॉर्ट सर्किट होकर सब तहस नहस कर देगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या है? इलेक्ट्रिक फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस which prevents damage to electrical circuit and possible fires। इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या प्रिवेंट करता है? डैमेज प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है, उसको डैमेजेस से बचाता है, और जो पॉसिबल फायर्स यानी कि जो शॉर्ट सर्किट हो वो ना हो, इसीलिए हम लोग अपने घरों में क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घरों में हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज ज़रूर लगाना चाहिए। ठीक है, when high current passes through the wire used in the fuse melts or breaks and stop the flow of current। अब फ्यूज कैसे काम करता है? तो क्या होता है ना, जो फ्यूज होता है, देखिए ये फ्यूज है, नहीं ये फ्यूज नहीं है, ये है फ्यूज। ठीक है, ये फ्यूज है। जब बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगता है, जो कि हमारे घर के लिमिट से बाहर है, घर के लिमिट से बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है, इसमें एक वायर लगा रहता है। ठीक है, वो वायर क्या होता है, उतना ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास होता है ना, तो ये मेल्ट हो जाता है और ब्रेक हो जाता है, मेल्ट करके टूट जाता है, और फिर उससे हमारे घर की बिजली तो चली जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेज होने से बच जाता है सब कुछ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या करता है कि वो अपना उसमें जो वायर लगा रहता है, उस वायर को मेल्ट करके ब्रेक कर देता है, जब उससे मतलब जब घरों के वायर्स में से या फिर घर में ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगती है। ठीक है, अब ये मेल्ट और ब्रेक किस वजह से कर पा रही है? ये वही रीज़न है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रीज़न है। वही हीटिंग इफेक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो मेल्ट कर जाएगा। तो इसमें वैसा ही वायर यूज़ किया जाता है जो हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होने पे मेल्ट हो जाता है और टूट जाता है। तो हम उसी वायर का यूज़ करते हैं ताकि ये ईजिली हमारे घरों को बचा सके। ठीक है, ये समझ आया इलेक्ट्रिक फ्यूज। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या हो रहा है? व्हेन हाई इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट, द वायर यूज इन फ्यूज मेल्ट्स और ब्रेक्स एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को रोक देता है। द वायर्स दैट आर यूज्ड इन फ्यूज आर टिन एंड लेड बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अब जो वायर हम लोग फ्यूज में यूज करते हैं वो वायर क्या होना चाहिए? क्या हम लोग उसमें कॉपर का वायर लगा सकते हैं? नहीं, उसमें अगर हम कॉपर का वायर लगाएंगे तब तो फिर वो कभी मेल्ट और ब्रेक नहीं होगा। तो कौन सा वायर यूज किया जाता है? टिन का वायर, नहीं तो लेड का वायर। ये सब वायर्स यूज कर पाते हैं उसमें हम लोग। क्यों इन सब वायर्स का यूज किया जाता है? बिकॉज ऑफ इट्स हाई रेजिस्टेंस, उनके हाई रेजिस्टेंस की वजह से, और लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट यानी जो जल्दी मेल्ट हो जा रहा है, थोड़ा सा भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, वो फटाक से गर्म होके मेल्ट हो गया। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा घर तो बच ही जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइड है इसका। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या देखना है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज जस्ट द एडवांस्ड वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, MCB। MCB क्या होता है? आजकल हम फ्यूज का ना यूज करके MCB का यूज करते हैं। ये फ्यूज का ही एक एडवांस्ड वर्जन है।
इसमें क्या होता है, जब भी हाई इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना, फ्यूज में क्या होता था, हाई इलेक्ट्रिसिटी पास किया, उसका वायर मेल्ट हुआ, ब्रेक हुआ, फ्यूज खत्म, ठीक है, फिर हमें नया फ्यूज लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन एमसीबी में क्या होता है, जब भी इसमें हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो इसमें ये एक स्विच टाइप का होता है। जब भी हाई इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, लिमिट से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगा, तो क्या होगा, ये खुद ब खुद गिर जाता है, इसका ये जो स्विच है वो खुद ब खुद ऑफ हो जाता है और पूरे घर का लाइट तो बंद हो जाता है। लाइट बंद हो जाएगा लेकिन फिर हम वापस से इसको ऑन करके चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो MCB आर इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड इन प्लेसेस ऑफ फ्यूजेस। आजकल के टाइम में क्या होता है, MCB का हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ फ्यूजेस। फ्यूज़ के जगह में MCB का ज़्यादा यूज़ करें। दीज आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ। ये क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ, खुद ब खुद वो ऑफ हो जा रहा है व्हेन करंट इन अ सर्किट एक्सीड्स द सेफ लिमिट। जब सेफ लिमिट से करंट एक्सीड कर जाता है, मतलब जब लिमिट से ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, तो ये MCB खुद ब खुद ऑफ हो जाता है। When you turn on and the circuit is once again completed, और फिर जब वो नॉर्मल हो जाएगा, जब ज़्यादा करंट फ्लो नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल हो जा रहा है, तो वापस से हम इसको टर्न ऑन करके वापस से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा प्रॉपर्टी होता है, उसका जो दूसरा इफेक्ट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे हीटिंग इफेक्ट में क्या होता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मतलब जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं तो वो जो कंडक्टर है या फिर वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीट कर रहा था, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, जब हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो वो जो कंडक्टर होता है ना, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये जो इफेक्ट है वो सबसे पहले जिन्होंने ढूंढा वो है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। इन्होंने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को ढूंढा। अब इसमें क्या होता है, इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं, ठीक है। जैसे ये डायग्राम है, इसमें ये स्विच कनेक्टेड है, इसके अंदर एक कंपास रखा गया है, ठीक है। कंपास जिससे हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ऑलवेज पॉइंटेड रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, जब इस बॉक्स में हम वायर्स को लपेट के उस बॉक्स में हम कंपास रख दिए और जब हम ये स्विच को ऑन कर रहे हैं, मतलब जब हम इस स्विच को ऑन कर रहे हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं, तो ये जो साइंटिस्ट है हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, इन्होंने क्या नोटिस किया, इन्होंने नोटिस किया कि इलेक्ट्रिसिटी के पास होने के बाद, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब इससे पास हो रहा है तो ये जो कंपास है यहाँ पे, उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। और नीडल कब डिफ्लेक्ट करता है इन कंपास, जब उसमें किसी भी तरीके का मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रहा है तभी वो नीडल डिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो इससे पता चला कि जब भी किसी कंडक्टर से या जब भी किसी कंडक्टर से हम उसको कॉइल से लपेट के, मतलब उसमें ऐसा कॉइलिंग करके और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो उस जगह में एक इफेक्ट डेवलप होता है। तो उस इफेक्ट को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से पास कराते हैं, then that wire behaves like a magnet, and this is known as magnetic effect of electric current. When an electric current is passes through a wire, जब किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करा रहे होते हैं तो वो जो वायर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो यही जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है ना वायर, दिस इफेक्ट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फर्स्ट किन्होंने नोटिस किया इसे, ये नोटिस किया हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड से। और ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि ये वायर को यहाँ पे ऐसा लपेट दिया बॉक्स में और इसमें कंपास रख दिया। तो कंपास क्या होता है, कंपास ऐसे समझिए, कंपास क्या होता है, एक डायरेक्शन को पता करने का तरीका है। जैसे पहले टाइम में हमारे पास गूगल मैप तो नहीं हुआ करता था ना, तो उस वक्त जो ट्रैवलर्स थे वो कंपास के हेल्प से डायरेक्शन का पता करते थे। इसमें क्या होता है, ये ऐसे है, ठीक है, ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मान लो ये नॉर्थ है ये साउथ है, इसका जो नीडल होता है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड रहता है। जब भी किसी भी तरीके का मैग्नेटिक इफेक्ट, आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड आता है ना, तो ये नीडल क्या होता है, डिफ्लेक्ट करने लगता है। फटाक से नीडल क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करने लगेगा। मतलब अगर वो ऐसे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंटेड है
और मैग्नेटिक फील्ड कहीं आया आसपास इस कंपास के आसपास, तो ये फटाफट ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा डिफ्लेक्ट करने लगेगा। यही चीज़ शो हुआ यहाँ पे। जब इस वायर से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, जब इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, तो ये कंपास क्या हुआ ना, डिफ्लेक्ट करने लगा। तो इससे क्या पता चला कि जब हम किसी भी वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं तो वो वायर कैसा बिहेव कर रहा है, वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। इसी वजह से ये एक और इफेक्ट ऐड हो गया इलेक्ट्रिक करंट में, जो कि होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका क्या एप्लीकेशन है? इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है कि इट हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन मेकिंग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इससे हम लोग पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? रिमूव स्प्लिंटर्स और स्टील आयरन इन द ह्यूमन आई। क्या होता है ना, जैसे कभी कभी होता है ना, आँख में कुछ कुछ चला जाता है, कुछ आयरन का या कुछ मेटल का कोई बॉडी आँख में चला गया, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो उन सब चीज़ों को निकालने के लिए ना इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ किया जाता है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत सारा काम किया जा सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट से। जैसे बहुत बड़ा गार्बेज डंप है, ठीक है, उससे हमें मेटल की चीज़ों को अलग करना है, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कैसे करेंगे कि एक बड़ा सा मान लो आयरन पीस ले लिए, उसमें कॉइलिंग करके वहाँ से फिर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं, उस तरीके से अरेंजमेंट बना के, तो वो जो आयरन पीस है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो वो जो गार्बेज डंप होता है ना, उससे वो ईजिली मैग्नेट आयरन के मटेरियल्स को अलग कर सकता है। और जब वो आयरन के मटेरियल्स को अलग कर देगा तो वो सब कुछ सेपरेट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर ऑल्सो यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल में भी यूज़ कर रहे हैं, दूसरे फील्ड्स में भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत भरपूर मात्रा में यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेनी अप्लायंसेस दैट वी यूज़ इन आवर डे टू डे लाइफ्स। जैसे इलेक्ट्रिक बेल में जो हम लोग बजा के भाग जाते थे, वही हाँ, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोफोन्स में यूज़ कर रहे हैं, लाउड स्पीकर्स, जनरेटर्स, मोटर्स, क्रेन्स, टेलीफोन्स, ऑलमोस्ट हर चीज़, जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होता है ना, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज़ करते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा बड़ा एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक आयरन नेल है, ठीक है, ये क्या है, आयरन नेल। और इसमें क्या किए हैं हम, इसमें ऐसा वायर्स को लपेट दिए हैं, ठीक है। अभी के लिए इसमें मानते हैं ये क्या है, कौन सा वायर है, ये जो वायर है ये कॉपर वायर है। कॉपर वायर को ऐसा पूरा कॉइलिंग कर दिए हैं, एक सेल लगा दिए हैं, और ये स्विच। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब हम स्विच को ऑन कर रहे हैं तो ये जो कंपास है, यही है कंपास, ये जो कंपास है ये क्या शो कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो कर रहा है ना। ये कंपास जब हम इसको, इस स्विच को यहाँ ऑन कर रहे हैं, जब ये स्विच ऑन हो रहा है तो ये कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जब स्विच ऑफ हो जा रहा है तब ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जा रहा है। नॉर्मल पोजीशन एक कंपास का क्या होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये कंपास का स्विच ऑन हो रहा है तो ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, और जब कंपास ये स्विच ऑफ हो जा रहा है तो कंपास अपने नॉर्मल से पोजीशन पे आ जा रहा है, दैट इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी डिफाइंड एज अ मैग्नेट विच फंक्शंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा मैग्नेट होता है जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से फंक्शन करता है। अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो वो फंक्शन करेगा, अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराएंगे तो वो एक नॉर्मल आयरन की तरह या कोई भी नॉर्मल मेटल की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। और मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट तो वो नॉर्मली मैग्नेट रहता है, वो खुद ब खुद आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसको किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है। Unlike a permanent magnet, the strength of an electromagnet can be changed by changing the amount of electric current that flows through it. जिसे परमानेंट मैग्नेट जो होता है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराते, उसमें क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ फिक्स रहता है कि ये इतना हार्ड मैग्नेट है, ये इतने दूर तक अपना इलेक्ट्रिसिटी, ये इतना हार्ड मैग्नेट है और इतने दूर तक ये अपना मैग्नेटिक फील्ड को बना के रखेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, उस मैग्नेट का स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रेंथ को चेंज कैसे करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा।
तो वही लिखा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं जो मैंने आपको सबसे शुरू में बताया, इलेक्ट्रिक बेल जो हम लोग बजा के भाग जाते थे, कैसे काम करता है वो इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल का जो सर्किट डायग्राम है वो है ये। अब पहले हम समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ये है बैटरी, ये क्या है, बैटरी, फिर ये है स्विच, देन ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये जो बना हुआ है, ये इस इलेक्ट्रिक बेल का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेट। यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये क्या, कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये क्या है, देखिए सिंपल आयरन का पीस है, ठीक है, और इसमें हम वायर्स को ऐसे कॉइल कर दिए, वायर को लपेट दिए। तो जब हम इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, मतलब जब स्विच को ऑन करेंगे तो इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और जब इससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा और ये वायर ऐसा लपेटा हुआ है इसमें, तो ये जो आयरन पीसेस है वो कैसा एक्ट करने लगेगा, ये आयरन पीसेस मैग्नेट की तरह एक्ट करने लगेगा बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, फिर ये एक स्प्रिंग लगा हुआ है, ये एक सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है। सॉफ्ट आयरन आर्मेचर का मतलब एक आयरन का पीस है जो कि ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये हैमर है जिससे टन वाली आवाज़ आती है, और ये है गोंग जिसपे टन वाली आवाज़ बनती है। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब इससे जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे आया, ये कॉइलिंग किया गया है एक आयरन के पीस में वायर का। तो जब इससे इस कॉइलिंग से, मतलब इस वाले पोर्शन से जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ये करेगा बिहेव इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। और जब ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेट का क्या काम होता है, आयरन के पीसेस को खुद की तरफ अट्रैक्ट करना। तो जब ये मैग्नेट बन गया तो ये क्या करेगा, ये जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये आयरन का आर्मेचर इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जब ये इधर अट्रैक्ट होगा तो ये हैमर भी इधर जाएगा क्योंकि ये सारा कनेक्टेड है। तो ये हैमर जब इधर जाएगा तो ये हैमर से ये गोंग में हिट करेगा और आवाज़ आएगी टन। ठीक है, तो ऐसे काम करता है एक इलेक्ट्रिक बेल। जैसे इसमें देखिए क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, स्विच ऑन है। ठीक है, स्विच ऑन है, तो यहाँ से ये जो सॉफ्ट आयरन आर्मेचर है वो इधर अट्रैक्ट किया इसकी तरफ, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसकी तरफ वो अट्रैक्ट किया, और ये हैमर इस गोंग में जाके हिट किया और आवाज़ आई टन। ठीक है, तो ऐसे काम करता है एक इलेक्ट्रिक बेल। तो क्या वही चीज़ जो मैंने अभी बताया उसी को लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक बेल वर्क बाय द कंप्लीटिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट which causes an electromagnet to attract a metal armature pulling it towards the bell। जो वो आयरन का आर्मेचर था, सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, वो क्या किया, मेटल, उस मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बन गया था, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब वही जिससे हम लोग कॉइल किए और वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। तो वो क्या किया, इधर से सॉफ्ट आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और अट्रैक्ट करके टुवर्ड्स द बेल, this movement breaks the circuit, stopping the flow of electricity to the electromagnet and allowing the armature to spring back। अब क्या हुआ, जब ये सॉफ्ट आयरन आर्मेचर इधर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो इधर से जो सर्किट का फ्लो था वो सर्किट ब्रेक किया, और वो इधर जाके एक बार बजा टन। ठीक है, हिट किया, वापस से सर्किट, जब वो वापस आएगा फिर से सर्किट कंप्लीट होगा, और फिर से हम लोग स्विच ऑन करेंगे। जो बाहर जो बेल लगा रहता है उससे हम जब स्विच ऑन करते हैं तो वो इधर आता है, बजता है, स्विच छोड़ दें, पीछे चला जाता है, फिर स्विच ऑन करते हैं, फिर इधर आता है, बजता है, फिर स्विच ऑफ करते हैं, पीछे चला जाता है। यही प्रोसेस क्या है, रिपीट 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 होते रहता है, और वो टन 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 बजता रहता है। दिस साइकिल रिपीट्स रैपिडली क्रिएटिंग अ रिंगिंग साउंड एज द आर्मेचर रिपीटेडली स्ट्राइक्स द बेल ड्यू टू द रिस्टोर्ड सर्किट। ठीक है, क्लियर है इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक्स, जितने भी मैंने अभी टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ाया वो क्लियर होगा।
अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का छोटा से भी छोटा कोई भी डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछें, कमेंट सेक्शन में लिखें कि ये डाउट है, ये नहीं समझ आया, मैं उनको फिर से एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों को फिर से बताऊँगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें मेधा गुरु को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितने भी नए अपडेट्स का नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू।